नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे लोन के बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपना पैसा.com के। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और नमस्कार सौरभ जी। पहले दर्शक जिनको हम शामिल कर रहे हैं वो गुजरात से हैं। रवि कुमार जी का ये प्रश्न है और ये प्रश्न SMS के जरिए है। इनका इनफैक्ट जो क्वेरी है वो एडिशनल लोन संबंधित है। जिस तरह से हमने आपको भी कुछ देर पहले बताया, ये होम लोन इनका ऑलरेडी है, बट डिटेल्स का एग्जैक्टली आगे उस पर एक निगाह डालते हैं। एज 28, सालाना आय 4 लाख है और होम लोन ऑलरेडी जो इनका चल रहा है उसकी EMI 6,000 रुपये के आसपास है। और इनको एक एडिशनल जिस तरह से कार लोन चाहिए और 5.5 लाख का ये कार लोन देख रहे हैं। बलवंत जी कैसे इनको आप बताएंगे? जनरली हमने देखा है कि इनका लोन जो चल रहा है अभी इसमें कितने समय से चल रहा है, ये अभी इनसे बात नहीं हो पाई है, कितना टेन्योर अभी बाकी है, लेकिन जिन्होंने पैकेज बताया है और अगर हम ये मानकर चलें इनका फर्स्ट लोन एकदम स्मूथ चल रहा है, तो एलिजिबिलिटी आप किस तरह बताएंगे? क्योंकि जनरली बैंक्स हम देखते हैं 40 to 50% तक जो है वो EMI जो मंथली आय रहती है उसके अकॉर्डिंगली उसको बांधते हैं, क्योंकि जिंदगी में और भी खर्चे रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनकी एलिजिबिलिटी किस तरह बताएंगे? सौरभ जी, आपने सही बताया कि बैंक्स नॉर्मली 50% के आसपास जो उनकी इनकम है उस तक उनको लोन दे सकती है। चूंकि उनका एक एग्जिस्टिंग लोन है जिसका EMI 6,000 के आसपास है, तो उनको कार लोन 4.5-5 लाख के आसपास मिल सकता है 5 साल के लिए, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के आसपास होगा और 10,600 के आसपास उनका EMI आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट एलिजिबिलिटी इस प्रकार से देखी जाती है और अगर आपका जिस तरह से एकदम स्मूथ है फर्स्ट लोन, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप उस बैंक या दूसरे बैंक जो तमाम ऑफर्स इस समय है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। आइए अब इस प्रश्न के बाद हम अगला सवाल शामिल करते हैं जो कि दिल्ली से है और अनुभव शर्मा इस समय लाइन पर हैं। अनुभव, बताएं आप अपना प्रश्न प्लीज। सर, मेरे को एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई करना है और मेरे फादर ने आज तक कभी ITR फाइल नहीं करी है और ना ही उनके पास पैन कार्ड है, तो क्या मैं 4 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ एजुकेशनल लोन के लिए, MBA के लिए? आप जहाँ के लिए देख रहे हैं वहाँ आपका एडमिशन हो चुका है? हाँ जी सर, एडमिशन हो चुका है। ओके, तो आपको बिल्कुल इस पर राय दिलवाते हैं। अब बलवंत साहब ये बता सकें एडमिशन जिस तरह से हो गया है उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो लास्ट एग्जाम क्लियर किया है वो डॉक्यूमेंट, और इनफैक्ट जिस तरह से काफ़ी सारी स्कीम्स हैं एजुकेशनल लोन को लेकर, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। PSU बैंक्स काफ़ी सारी स्कीम्स रन कर रहे हैं। कोई भी डिजर्विंग स्टूडेंट है तो फाइनेंस के आधार पर जिस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, किस तरह से आप बताएंगे? बेशक इन्होंने जो फादर की डिटेल्स दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट उस प्रकार से हैं अगर एक इंडिविजुअल, तो आप कैसे इनको समझाएंगे बढ़ सकते हैं आगे? मोस्टली जो PSU बैंक है इंडिया की, वो ऑनलाइन लोन एजुकेशन लोन फैसिलिटी देती है। इसके लिए इनको बैंक को उनकी जो एजुकेशन कोर्स जो परस्यू करना चाहता है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा उनको कुछ प्रूफ टेंडर करना पड़ेगा कि उनका उस कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो गया है जी। ये एजुकेशन लोन के लिए पेरेंट्स की इनकम मतलब नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं और इनको लोन 4 लाख तक मिल जाना चाहिए और 4 लाख तक कोई भी कोलेट्रल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। अच्छा, पेरेंट्स को जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल को बॉरोवर साथ में बनाया जा रहा है, वो एक प्रोसेस जरूर रहेगा जिस पर इनको ध्यान देना चाहिए। हाँ, उनको पेरेंट्स को गारंटर बना सकते हैं पर उनके पेरेंट्स की इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो रीपेमेंट है वो उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6 महीने के अंदर या उसके पहले अगर नौकरी उनकी लग जाती है तो शुरू होता है। और नॉर्मली जो एजुकेशन लोन का रीपेमेंट है वो बेनिफिशियरी करता है, तो जो गारंटर है उनकी इनकम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं जी। तो आप नजदीक के किसी PSU बैंक में संपर्क करें और ऑल द बेस्ट अनुभव। और इनफैक्ट जो इसकी रीपेइंग भी अगर हम देखें वो भी काफ़ी आसान शर्तें हैं, तो उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं जो कि नोएडा से है। मनीषा पंत का ये प्रश्न है, आप लाइन पर हैं तो अपना सवाल बताएं। हेलो। यस मैम, आप अपना सवाल बताएं। सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ने LIC और हाउसिंग फाइनेंसिंग लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। वैसे वो अप्रूवल हो चुका है लोन, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टिल कौन सा बैंक है जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा while taking a loan. तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि we should go for LIC housing finance or some other bank can give us more benefit. राइट मैम, ये आपका होम लोन है और आप
देखना चाह रहे हैं, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतरीन ऑफर है इस समय जो बाजार में बहुत कुछ हम देख रहे हैं ऑफर किया जा रहा है उसके बीच। आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र किया है। अब बलवंत साहब ये बता सकें, जब एक ये फाइनल कॉल ले रहे हैं जिस तरह से वे लेने जा रहे हैं, तो उस समय क्या क्या पैरामीटर्स ये देखते हुए आगे बढ़े, जब एक बैंक को दूसरे बैंक से जिस तरह से कंपेयर करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या ओवरऑल प्री पेमेंट की बात करें, उसको लेकर किस प्रकार से चार्जेस हैं, या इनफैक्ट ये भी देख सकें कि किस प्रकार से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने जो हम देख रहे थे ब्याज दरें बढ़ रही थी काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा किया है। किस तरह से आप इनको समझाएंगे ये आगे बढ़ सकते हैं। और इनफैक्ट हम ये भी देख रहे हैं बाजार में ये टीज और रेट्स को लेकर भी काफ़ी कुछ है, इनिशियल ईयर्स में फिक्स रहता है, फिर बाजार के साथ उसको जोड़ा जाता है। कैसे आप समझाते हैं ये आगे बढ़ें, ये जो तमाम ऑफर्स हैं उनके बीच? देखिए, जैसे स्टेट बैंक है, ICICI, एक्सिस बैंक है, ये बैंक 9.5 और 9.5% के बीच में फ्लोटिंग रेट का होम लोन देती है। स्टेट बैंक पहले साल में 1% का जो उनका कार्ड रेट है उसमें डिस्काउंट देती है, और दूसरे और तीसरे साल में 0.25% का डिस्काउंट है, और उसके आगे फिर जो रेट रहेगी वो जो कार्ड रेट है वो लागू होगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस है वो 10.4% के हिसाब से 5 साल के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन देती है। और चूंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ी अनिश्चितता है, इसके लिए मेरा उनसे सजेशन रहेगा कि उनको LIC हाउसिंग फाइनेंस से जो एडवांटेज 5 करके प्रोडक्ट है वो ले लेना चाहिए। ओके, तो मतलब इस प्रोडक्ट के साथ आप बता रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं। जी बलवंत साहब, तो ये आपकी राय है, और इनफैक्ट ये कुछ दूसरे ऑफर्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आपको गौर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आप के लिए ये सलाह है। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो महाराष्ट्र से है। धर्मेंद्र कुमार जी का ये सवाल है। धर्मेंद्र साहब, आप लाइन पर हैं तो बताइए अपना सवाल। सर मेरा हेलो जी बताएं। सर एक्चुअली मेरा नेटिव बनारस में है और यूपी में, मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ जी, और यूपी में मैंने बनारस में फ्लैट परचेज किया हुआ है। ओके जी, 1700 स्क्वायर फीट है जी। उस पर मेरे को एक मकान बनाने के लिए जी सर मैं लोन लेना चाह रहा था, ओके। तो उसके बारे में सर कुछ मेरे को एडवाइस करिए। अच्छा, मतलब आप प्लॉट पर जिस तरह से अब कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको लोन चाहिए। जी जी सर। आपने क्या कुछ बैंकों से कुछ संपर्क किया है, कुछ ज्यादा लेने की कोशिश की है? नहीं सर, अभी तो मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। एक बार मैंने एक्चुअली HDFC से संपर्क किया था जी, फिर वो पूरा हो नहीं पाया एक्चुअली। अच्छा, आपको कितना लोन चाहिए? सर मेरे को 10 लाख। ओके, और जिस तरह से हम देख रहे हैं आपका सालाना आय जो आपने मेंशन किया है वो 6 लाख है। हम आपको बलवंत जी से IRA दिलवाते हैं। बलवंत साहब, जिस तरह से उन्होंने बताया कंस्ट्रक्शन के लिए इनको लोन चाहिए प्लॉट पर, जो इनका पैकेज है, जो रिक्वायरमेंट है, लग तो रहा है पॉसिबल है। और क्या ये इनफैक्ट जिस तरह से होम लोन्स की जो लाइंस रहती हैं उन्हीं आधार पर ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन दिया जाएगा? हाँ जी, ये जो प्लॉट पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन है दैट इज ट्रीटेड एज अ होम लोन। उसके लिए बैंक है ना 3 चीजें इनसे मांगेगी। एक तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस वगैरह है। दूसरा, इनका जो इनकम है, इनको इनकम प्रूव करना पड़ेगा अगर सैलरी सर्टिफिकेट है या अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह भरते हैं। और तीसरा, उनको जो उन्होंने प्लॉट लेके रखा हुआ है उसका प्रूफ ऑफ ओनरशिप इनको सबमिट करना पड़ेगा। तो बैंक इनको आराम से लोन दे देगी। पर इसके पहले इनको बैंक को अपना जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है उसका एस्टीमेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन आर्किटेक्ट देना पड़ेगा जी। और बैंक इनको लोन तभी देगी जब उन्होंने अपना खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, जो 20% या 20% के ऊपर हो सकता है, उन्होंने डाल दिया है। और वो जो इनको जो डिसबर्समेंट है वो जिस लेवल पे उनका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस है उस लेवल के हिसाब से उनको मिलेगा। और बैंक आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट पे भी विश्वास कर सकती है या फिर वो उनके अपने इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन के लिए भी आदमी को डेप्यूट कर सकती है जो जाके वेरीफाई करेंगे एक्सटेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसबर्स द मनी। राइट। और चूंकि उनका इनकम 6 लाख का है तो 10 लाख का लोन मिलने में इनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। तो उस तरह से एलिजिबिलिटी भी है और प्रक्रिया आपको बताई गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं। अगला सवाल प्रेमपाल शर्मा जी का है और बरेली से वो लाइन पर हैं। आपका स्वागत है, बताइए अपना सवाल। जी बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो बजट आया है उसमें क्या कहते हैं 4% पे जो किसानों के लिए लोन के लिए कहा गया है,
तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ेंगी सर? आप खुद किसान हैं? आप इसी श्रेणी से आते हैं? आपको एग्जैक्टली क्या लोन चाहते हैं मतलब किसी के लिए? आपने क्या मेंशन किया? आप सर जमीन उसमें जो मतलब हमारी खेती है ना वो है सर। तो ओके, आपको राय दिलवाते हैं। इनफैक्ट इस सेगमेंट के लिए हम देखें स्पेसिफिकली सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, काफ़ी स्कीम्स हैं, काफ़ी तवज्जो भी सरकार इस क्षेत्र को दे रही है और जैसे आपने बजट में खुद ही बताया इस तरफ और राहत दी गई है। बलवंत जी, कैसे आप इनको समझाएंगे, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये जो एग्रीकल्चरल लोन है वो 9% के हिसाब से बैंक देती है, जिसमें 2% का गवर्नमेंट बैंक को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इफेक्टिवली 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और इस बजट में प्रोविजन है कि अगर जो लोन का रीपेमेंट टाइम पे कर दिया जाए तो 3% का और डिस्काउंट मिलेगा, तो इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% रह जाता है। यह लोन 1 साल के लिए दिया जाता है और जो लिमिट है वो 3 लाख की है। इसके अलावा अगर इनको कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वगैरह खरीदना हो तो बैंक से 5 साल के लिए लोन मिलता है और वो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वो लोग ये जो फार्मर है कैन यूज इट फॉर परचेजिंग इम्प्लीमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जी, तो इनके जो नजदीकी इनका जो लोन जो जी इनके जो लोन 3 लाख का जो खरीद ले रहे हैं वो उनको फसल आने पर भुगतान करना चाहिए। इसका जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 1 साल का रहता है। जी, और वो उसको अदायगी को लेकर भी जिस तरह से रिस्पॉन्स हमने देखा रहा, उसको देखते हुए प्रणब दा ने इसमें और राहत भी दी थी, तो उसका भी आप लाभ उठाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपके नज़दीकी जो सरकारी बैंक है उससे संपर्क करते हुए उसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेते हुए और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये आखिरी प्रश्न जम्मू एंड कश्मीर से है और मीर मुजफ्फर साहब का ये प्रश्न है, SMS के जरिए है। इनका प्रश्न कैश क्रेडिट लिमिट पर है, एज 30, और जिस तरह से ये ज्वेलरी शॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है जो रन करते हैं, उससे संबंधित इनको कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए 25 लाख की। बलवंत साहब ये बता सकें, अगर हम इनकी टर्नओवर देख सकें, टर्नओवर जिस प्रकार से हो, साथ ही बैलेंस शीट्स पर भी बैंक पिछले कुछ साल की निगाह डालेगी, कैसे आप इनको समझा सकें? इनफैक्ट अगर हम देख सकें इनकी जो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इन्होंने मेंशन किया है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। जी हाँ, स्क्रीन पर इस समय, तो कैसे आप इनको समझाएंगे? इनको जो लोन चाहिए वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए जी, और गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए एक CGFT स्कीम चालू किया है, जिसमें 25 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सवाल रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, वो बोरोर टू बोरोर और बैंक टू बैंक डिफर करता है, पर ये रेंज जो है वो 10% से 16% के बीच में रहती है। जी, और इनको जो लोन है वो जो इनका स्टॉक है और जो इनके बुक डेट्स है, जो डेटर से रिसीवेबल है, उसके बेसिस पे मिलेगा। स्टॉक का 25% का मार्जिन रहता है और बुक डेट्स का 40% का आसपास मार्जिन बैंक रखती है और बैलेंस का फंडिंग करती है। लोन सैंक्शन करवाने के लिए इनको 2 साल के जो पास्ट है, अगर उनका ऑडिट तो होता ही है क्योंकि 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स देने पड़ेंगे, करंट ईयर का प्रोजेक्टेड देना पड़ेगा और अगले 2 साल के लिए प्रोजेक्शंस देने पड़ेंगे, कितना सेल होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या कॉस्ट वगैरह होगी, उसके बेसिस पे बैंक इनको लोन दे सकती है। राइट, इसी नोट पर हम कार्यक्रम वाइंड अप करना चाहेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद।